इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है ADA का वो पास आने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग हमने क्या किया है कि अदरवाइज़ अगर हम जो अपने जो करंट अफेयर्स हैं उनको अगर रिकॉर्ड करके भेजते हैं तो हम एक दिन में एक ही करंट अफेयर भेज पाते हैं। तो उसकी वजह से हमने क्या किया कि हम जो 2-3 करंट अफेयर्स हैं ना उनको एक साथ रिकॉर्ड कर दिया करेंगे और वो जो करंट अफेयर्स हैं उनको एक ही क्लास में डाल के आपको सेंड कर दिया करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जिनको जो है ब्लैक बोर्ड पे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है रादर देन PPT, तो उनको हम जो है वो वाले जो करंट अफेयर्स होंगे, मतलब जिनको इतनी ऐसा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी, तो उनको जो है हम यहीं पे व्हाइट बोर्ड पे आपको समझा के तो वहीं पे आपको प्रोवाइड करवा दिया करेंगे और 3-4 करंट अफेयर्स जो होंगे वो एक साथ प्रोवाइड करवा दिया करेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला जो आज का जो टॉपिक है वो है आपका 18% GST ऑन हाउस रेंट। तो रिसेंटली आपको पता है कि इनकी मीटिंग हुई थी, GST काउंसिल हुई थी। इसके बारे में हमने बहुत बार करते रहे हैं। तो GST काउंसिल की कौन सी मीटिंग हुई है आपको ये पता होना चाहिए। 47 GST काउंसिल मीटिंग हुई है। कौन से मंथ में हुई थी? जून मंथ में हुई थी। तो उन्होंने उसमें बहुत से फैसले लिए थे, जैसे छोटी छोटी चीजों पे भी उन्होंने GST लगा दिया, जैसे पेंसिल हो गई, रबड़ हो गई, या जो आपका जो मिल्क हो गया, इन चीजों पे भी ये जो गवर्नमेंट है उसने टैक्स लगा दिया है। ठीक है, GST लगा दिया, तो उसको GST के परव्यू के अंदर ले आई है गवर्नमेंट। उसी के अंदर ही उन्होंने क्या किया है कि जो हाउस रेंट आप पे किया करते थे उसके ऊपर भी जो है 18% GST अब से लगा करेगा। ठीक है, तो आज की हमारी जो न्यूज होगी वो इसी बारे में होगी कि जो 18% जो GST लगेगा हाउस रेंट में, वो सबसे पहली बात पे कब से करना होगा। ठीक है, कब से वो लगना शुरू होगा? तो वो लगना शुरू हो जाएगा, आपका इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा 18 जुलाई से। ठीक है, कौन वो जो ये जो 18% का ये जो GST का जो टैक्स होगा ये कौन पे करेगा? ठीक है, तो उस सब के बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जब ये जो रूल जो था ये नहीं था उससे पहले क्या हुआ करता था। ठीक है, इस लॉ से पहले कि कोई भी जो आपका जहाँ पे आप अपने रेजिडेंशियल एरिया में अगर आप रह रहे हो तो आपको जो है उसके लिए कोई भी टैक्स जो एक्स्ट्रा टैक्स हुआ करता था वो नहीं पे करना पड़ता था। बेसिकली क्या होता था कि आपका जितना किराया होता था आपको उस किराए को अपना जो आपका मकान मालिक होता था उसको दे देना होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है कि ऐसा रेजिडेंशियल एरिया जहां पे कोई इंसान कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है या फिर कोई गुड्स जो है उसको बेच रहा है, ठीक है, उस वाले रेजिडेंशियल एरिया को जहां पे वो जो टेनेंट है वो रह रहा होगा उसको जो है 18% जो आपका टैक्स होगा GST टैक्स वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो टैक्स होगा ये टेनेंट देगा। ठीक है, मकान मालिक नहीं देगा। हम इसको ऐसे मान के चलते हैं कि आपका जो रेंट है ना वो 20,000 है। ठीक है, 20,000 आपका रेंट है और उसका 18% आपका बन जाता है 3600 रुपए। ठीक है, तो होगा क्या कि अब जो है 20,000 आपको देने पड़ेंगे आपका जो मकान मालिक है उसको, और ये जो 3600 होगा ये आपको देना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, अभी ऐसा नहीं होगा कि ये 3600 रुपए जो है आपके ऐसे ही वेस्ट चले जाएंगे। ठीक है, मतलब एज ए टैक्स चले जाएंगे। इसका मान लो आपको एक साल में 1 लाख तक का GST फिल करनी है। ठीक है, GST भरनी है आपको 1 लाख तक की, तो आप इतनी GST भर रहे हो। ठीक है, पर मंथ इतनी GST भर रहे हो और वो साल पर जितनी बन जाएगी वो 1 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी एक्सीड कर जाएगी तो उसको जो है वो आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, मतलब 1 लाख से जितनी भी एक्सीड कर जाएगी अगर आपको 1 लाख तक GST फिल करनी होती है या भरनी होती है। ठीक है, गवर्नमेंट को, तो ये जो है वहां से रिडीम हो जाएगा ये आपका जितना भी पैसा आप यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, एक चीज ये क्लियर हो गया कि कौन देगा। सबसे पहले एक टेनेंट देगा। कौन सा टेनेंट देगा? जो GST सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, GST सिस्टम के अंदर आता है। GST सिस्टम के अंदर कौन से टेनेंट्स आते हैं? वो टेनेंट्स जो एक जगह पे रह रहे हैं। मान लो ऐसे है कि एक रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पे ना एक आदमी रह रहा है। ठीक है, मान लो उसका नाम है X। ठीक है, X वहां पे रह रहा है। X वहां पे क्या करता है, वो ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। मान लो वो आपको ट्यूशंस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, या कोचिंग प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो उसको क्या करना होगा कि उसका जो मकान मालिक होगा उसको पैसे देने पड़ेंगे और ये जो 18% जो उसका GST बनेगा वो देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये GST सिस्टम के अंदर तभी आएगा जब वो 20 लाख से ज्यादा एक साल में कमा रहा होगा। ठीक है, एक रूल ये है। सबसे पहला रूल ये है कि GST सिस्टम के अंदर आना चाहिए। दूसरा, उसको कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करवानी चाहिए या फिर कोई ना कोई गुड्स बेचने चाहिए। मान लो वो आदमी क्या करता है कि वो लुधियाने से जाके कपड़ा ले आता है और अपने घर पे रख लेता है। मान लो किसी का किराएदार है और जिस घर में रहता है वहां पे वो कपड़े रख लेता है और वहां से उन कपड़ों को बेचता रहता है। ठीक है,
तो ये हो गई सर्विसेज उसकी गुड्स की, ठीक है। और मान लो अगर वो कोचिंग प्रोवाइड करवा रहा है तो ये सर्विस होगी उसकी सर्विसेज की, ठीक है। तो ये सर्विसेज के अंडर आ जाएगा। अगर वो एक साल में 20 लाख से ज्यादा कमा रहा है, ठीक है, किराए के घर में रह रहा है, उस टाइम पे वो जीएसटी सिस्टम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जब जीएसटी सिस्टम के अंदर आ जाएगा तो उसको अपना जितना भी उसका किराया होगा उसका 18% जो है उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। ये है सर्विसेज के केस में। अगर वो वहां पे गुड्स बेच रहा है, ठीक है, अगर वो वहां पे रेजिडेंशियल एरिया में रह के गुड्स बेच रहा है, मतलब रेजिडेंशियल एरिया में अपना कोई बिजनेस कर रहा है, गुड्स बेच के बिजनेस कर रहा है, अगर उसकी जो है साल की जो इनकम है वो 40 लाख से ऊपर जा रही है, तब भी उसको जो है ये 18% जो जीएसटी जो होगा हाउस रेंट के ऊपर वो गवर्नमेंट को पे करना होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी 18% जीएसटी के बारे में जो आज की जो क्लास थी। हमारी जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। हमारी जो पिछले करंट अफेयर अगर आप फॉलो करते आ रहे हो तो हमने करंट अफेयर बनाया था कि इंडिया ने जो है अपने टाइम से पहले अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया था कि इंडिया को जो है अपनी जो 10% एथेनॉल ब्लेंड जो करना था अपने पेट्रोल में वो उसको करना था नवंबर 2022 तक, ठीक है। लेकिन उसने जो है अपना टारगेट जो है वो पहले ही कंप्लीट कर लिया। अब उसी के साथ एक और न्यूज आ गई है कि इंडिया जो अपना टारगेट जो उसने सेट किया हुआ है, ये बेसिकली इंडिया ने टारगेट सेट किया था कि अब जैसा कि आपको पता ही ये पेट्रोल है, इसकी कीमतें जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो एक ना एग्जांपल लेके चलते हैं। 1 लीटर जो आपका एथेनॉल है ना वो आता है 61 रुपीज पर लीटर, ठीक है। और उसी के कंपैरिजन में अगर पेट्रोल देखे तो वो आता है आपका 100 रुपए के आसपास लेके चलते हैं, ठीक है। पेट्रोल की कीमत है 100 रुपए लीटर और इसकी एथेनॉल की 61 रुपीज पर लीटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर जो है मान लो 100 टन का पेट्रोल, ठीक है, 100 टन पेट्रोल जो है उसको यूज करना है, ठीक है। तो अगर उसमें 20 टन अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी जो है अगर डेवलप कर लेते हैं, वैसे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये जो है मान लो 100 टन का जो पेट्रोल था, ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा 20 टन पेट्रोल जो होगा वो बच जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो है ये जो होगा एथेनॉल जो होगा उसको मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये जो 20% हम एथेनॉल ब्लेंडिंग करके हम जो अपना ये जो 20 टन का जो पेट्रोल होगा वो बचा लेंगे, ठीक है। जिस वजह से क्या होगा कि जो पेट्रोल की कीमतें वो धीरे धीरे कम आ सकती हैं, ठीक है। अब आते हैं इस पे अपनी करंट अफेयर्स पे। तो इंडिया ने जो है यूनियन मिनिस्टर जो है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम जो है अपना टारगेट जो है 20% एथेनॉल का इन्होंने टारगेट सेट किया था 2030 तक का। 2030 तक आते आते हम जो है अपने जो पेट्रोल है उसमें 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग जो है वो करनी शुरू कर देंगे। लेकिन वो जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा कंप्लीटली, बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना पूरी तरीके से वो अचीव हो जाएगा 2025 में। लेकिन अप्रैल 2023 से ही हम जो है इस पेट्रोल को जो है जो मार्केट में उतारना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला टारगेट भी जो है हमारा टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि हमारा मेन टॉपिक क्या है। हमारा मेन टॉपिक है एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल इसको कहा जाता है। ये किससे मिलता है आपको? बायोमास से। बायोमास जैसे आपका शुगर केन हो गया या फिर आपका बीट रूट हो गया या फिर ऐसे ही कुछ और जैसे कॉर्न हो गया, ठीक है, उन सब चीजों से इन सब के बायोमास से जो है आपको एथेनॉल मिलता है, ठीक है। एक तरह की ये अल्कोहल होता है, ठीक है। जो दूसरे देश हैं ये इसको ज्यादातर अपनी ये जो विस्की वगैरह होती है, विस्की स्कॉच, उसमें यूज करते हैं। लेकिन इंडिया और ब्राजील जो है वो रादर देन उसमें विस्की या स्कॉच में यूज करने के वो इसको पेट्रोल में यूज करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऑक्टेन नंबर के बारे में। किसी भी चीज का जो ऑक्टेन नंबर होता है ना वो इस चीज को डिफाइन करता है, जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही बेहतर तरीके से वो जो फ्यूल होगा वो बर्न करेगा, ठीक है। तो इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है पेट्रोल से ज्यादा होता है इथाइल अल्कोहल का। इसी वजह से ये जो है पेट्रोल में अच्छे से मिक्स हो जाता है और जो क्या कहते हैं मिक्स होने के बाद ये इसको एज ए फ्यूल हम जो है यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं जनरेशन बायोएथेनॉल की कितनी जनरेशंस में आता है, मतलब किस तरीके से इसको बनाया जाता है। वो अलग अलग जनरेशंस है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड देन फोर्थ जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है कि ये जो बायोइथेनॉल है इसको फूड सोर्सेज जो आपके होते हैं वहां से ऑब्टेन किया जाता है। फूड सोर्सेज क्या हो गए, जैसे मान लो आपका वो हो गया ये शुगर केन ही हो गया आपका, ठीक है, या बीट रूट हो गया या फिर दूसरे फूड सोर्सेज हो गए जैसे आपका व्हीट हो गया या आपका राइस हो गया या फिर और जो बाकी फूड सोर्सेज है वहां से इसको ऑब्टेन किया जाता है फर्स्ट जनरेशन में।
लेकिन हमारा जो वर्ल्ड है उसमें ऑलरेडी जो हंगर की प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर हम फूड सोर्सेज से हम इथेनॉल जो है उसको एक्सट्रैक्ट करने लग गए तो हम जो है अपनी जो फूड की रिक्वायरमेंट्स जो है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। उसको इस चीज को ओवरकम करने के लिए सेकंड जनरेशन जो बायो इथेनॉल थे उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। सेकंड जनरेशन में जो आपका जो बायो इथेनॉल होता है उसको ऑब्टेन किया जाता है आपका इनएडिबल फार्म वेस्ट से। इनएडिबल फार्म वेस्ट हो गया जैसे आपकी पराली हो गई, ठीक है, या फिर ऐसा फार्म वेस्ट जो कि इनएडिबल हो, ठीक है, जिसको खाया ना जा सके या फार्म में किसी तरीके से वो काम ना आ सके, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपका पराली आ जाती है या आपका उसका हस्क आ जाता है या फिर जो उसके जो आपकी जो होती है छल्ली होती है उसके जो वो होते हैं कॉर्न क्या जो भी कहते हैं उसको, जो निकल के बच जाता है आपका, ठीक है। तो उस चीज वो सब चीजें उनसे जो है आपका ये बनाया जाता है। जब उन चीजों से बनाया जाता है तो वो आ जाता है आपका सेकंड जनरेशन में। लास्ट थर्ड आता है आपका थर्ड जनरेशन, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो है एल्गी हो गया या फंगस हो गया, ठीक है, उसके थ्रू जो है आपका बायो इथेनॉल बनाया जाता है। तो जब एल्गी और फंगस के थ्रू बनाया जाएगा तब वो थर्ड जनरेशन के अंदर आएगा। जब वो इनएडिबल फार्म वेस्ट के द्वारा बनाया जाएगा तब वो सेकंड जनरेशन में आएगा। जब वो फूड सोर्सेज से बनाया जाएगा तब वो आएगा आपका फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। तो इससे जो है अभी जो है हम इससे बनाना शुरू कर दिया हमने सेकंड जनरेशन से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो पराली जो है ये जला दी जाती है। तो अब क्या किया करेंगे ये लोग किसानों से पराली खरीद लिया करेंगे और उससे जो है आपका इथेनॉल बनाया जाएगा और उस इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो पॉल्यूशन जो बार बार जो दिल्ली सरकार कहती रहती है कि पंजाब में जो पराली जलाई जाती है पंजाब और हरियाणा में, उस वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन होता है, ठीक है। और किसानों का ये कहना है कि अगर आप लोग हमें जो है ये जलाने हमें नहीं देना चाहते तो हमें उसके बदले में पैसे दे दिया करो। हम बेहतर मशीनों से जो है उसको क्या कहते हैं अपना वो जो पराली हम उसको नहीं जलाएंगे, उसको बेहतर मशीनों से हम उसको अच्छे से काट के तो उसको साइड में कर देंगे या फिर हमसे वो पराली खरीद लिया करो, ठीक है। तो अब क्योंकि सरकार जो है सरकार को ये 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है तो अब सरकार खुद ही मजबूर हो जाएगी ये पराली खरीदने के लिए, ठीक है। किसानों को भी इससे फायदा होगा, वो अपनी जो पराली होगी वो जलाने की बजाय इनको बेच दिया करेंगे, उनको मॉनेटरी बेनिफिट हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो 20% का जो हमारा टारगेट है वो टाइम से पहले अचीव हो जाएगा। और आपसे जो क्वेश्चन है वो यही पूछा जाएगा कि ये कब से इंप्लीमेंट होगा, तो ये अप्रैल 2023 से इंप्लीमेंट होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि 10% जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो हमने कब अचीव कर लिया था, वो हमने अचीव कर लिया था, उसका जो टारगेट था नवंबर तक का था और हमने अचीव कर लिया था आई थिंक अप्रैल में, आई थिंक अचीव कर लिया था इसी साल अप्रैल या फिर मई या जून में अचीव कर लिया होगा, ठीक है। उसके अलावा इसका जो टारगेट था 2030 तक का था, ठीक है, और 2025 तक हम कंप्लीटली ऑल ओवर इंडिया में जो है हम इसको जो है कमर्शलाइज कर देंगे और 2023 में हम इसको जो है यूज में लाना शुरू कर देंगे, ठीक है। मतलब यूज में आना अप्रैल 2023 से हो जाएगा, उसको पूरे देश तक पहुंचते 2025 तक का टाइम लग जाएगा, इतना टारगेट रखा है उन्होंने। और 2030 तक का हमारा जो जब हमने टारगेट बनाया था उस टाइम पे हमने ये डेट फिक्स की थी कि 2030 तक जो है इस चीज को अचीव कर लेंगे, लेकिन हमने टाइम से पहले इस चीज को अचीव कर लिया, ठीक है। तो ये जो आपका करंट अफेयर ये वाला था इसका ये यहीं तक था। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला करंट अफेयर। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो सलमान रश्दी या रशीद के बारे में है। इनको रिसेंटली इनके ऊपर जो है अटैक किया गया है, ठीक है। तो इनके बारे में देखते हैं और इनकी बुक्स जो है उनके बारे में आपको जो है सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो उन बुक्स के जो नाम है वो अच्छे से याद रखना और उनको कौन कौन सा प्राइज मिला है, कौन से ईयर में वो जो बुक है वो लिखी गई थी, उनको अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। सबसे पहले स्टोरी सुनते हैं इनकी। सलमान रशीद या फिर रशदी, ठीक है, इनके ऊपर अटैक किया गया है। ये इंडियन ओरिजिन के हैं और बेसिकली ये ब्रिटेन चले गए थे और ब्रिटेन में जाके इन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम था द सैथनिक वर्सेस, ठीक है। बुक आई थी 1988 में, ठीक है। नाम नोट कर लो, इसी बुक की सारी कंट्रोवर्सी है, ठीक है, सैथनिक वर्सेस। उससे पहले उन्होंने एक और 1981 में बुक लिखी थी जिसका नाम था मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है। इसके लिए उन्हें बुकर्स प्राइज मिला था। अब दो बातें नोट करनी है आपको, एक जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी है, दूसरा कौन से ईयर में आई थी 1988, दूसरा उससे पहले उनको 1981 में ऑलरेडी प्राइज मिल चुका था बुकर्स प्राइज। कौन सी बुक के लिए? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। बुकर प्राइज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बुक लिटरेचर में जो है बुक्स के लिए या बुक लिखने के लिए जो सबसे बड़ा जो प्राइज दिया जाता है वो बुकर्स प्राइज होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो बुक है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, वो क्या कर रहे थे, ये एक इंस्टीट्यूशन है चुआकुआ, ठीक है।
न्यूयॉर्क में ये एक इंस्टीट्यूशन है। वहां पे बेसिकली क्या हो रहा था कि अभी ये वहीं पे रह रहे हैं, ठीक है, यूएसए में रह रहे हैं, यहाँ पे असाइलम में रह रहे हैं। तो यूएसए जो है वो असाइलम प्रोवाइड करवाता है। ये जो आपके राइटर्स हैं जो मतलब बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के सही चीजों को सामने रखते हैं, या अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को सामने रखते हैं, या उसका क्या कहते हैं, उसका कंप्लीट यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, उन ऐसे लोगों को जिनको उनके देश से निकाल दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज कर रहे थे, उन लोगों को ये जो है यूएसए जो है असाइलम प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो सलमान रशीद या रशदी ये भी उन्हीं में से एक इंसान है, ठीक है। तो ये वहां पे यूएसए में रह रहे थे और वहां पे ये जो है क्या कहते हैं, ये प्रोग्राम था इस इंस्टीट्यूशन में न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो ये वहां पे गए हुए थे। तो वहां पे क्या हुआ कि एक 24 साल का लड़का जिसका नाम है हादी मंतर, ठीक है, 24 साल का लड़का है। इसके जो लिंक्स है वो ईरान के साथ कहे जा रहे हैं। अब ईरान की स्टोरी क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आगे जाके बताता हूं मैं आपको। इसके जो क्या कहते हैं, इस लड़के के जो लिंक्स है वो इनके ईरान के साथ मतलब जुड़े हुए माने जा रहे हैं, लेकिन ये रहता कहाँ पे, न्यू जर्सी में रहता है, यहाँ आपका वहीं पे न्यूयॉर्क में, ठीक है। न्यू जर्सी एक जगह है यूएसए में, वहां पे रहता है ये। उसने क्या किया कि इनकी नेक पे ना स्टैब किया, मतलब चाकुओं से हमला किया और कुछ हमले इनके पेट पे भी किए। ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि 30 बार इनके ऊपर जो है हमला किया गया, ठीक है। मतलब उसने फटाफट उनकी नेक पे ऐसे करके अटैक किया, ठीक है। तो इसकी एज जो है 24 साल है। इसने किया है अटैक इनके ऊपर, सलमान रश्दी के ऊपर, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ है कि वो चले गए वेंटिलेटर पे, ठीक है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वो वेंटिलेटर से वापस आ भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस इस तरीके के हैं कि वो जो है अपनी आंखों की रोशनी कभी भी मतलब उनकी आंखों की जो रोशनी है वो जा सकती है, ठीक है। उनकी एज कितनी है अभी, 75 ईयर्स ओल्ड है वो, ठीक है। अब आते हैं, उन्होंने बुक लिखी 1988 में, एक बुक लिखते हैं सेपनिक वर्सेस, ठीक है। ये बुक पब्लिश हो जाती है 1988 में, बहुत अच्छा रिस्पांस आता है इसको, ठीक है। इंडिया में भी ये बुक आती है, लेकिन उस टाइम पे राजीव गांधी की सरकार होती है तो 9 दिन के बाद ही इस बुक को बैन कर दिया जाता है। उसके अलावा जो मेन जो मुद्दा है, ईरान का मुद्दा है। ईरान में इनके खिलाफ ना फतवा जारी हो जाता है। ईरान शुरू में ऐसा कुछ नहीं करता है, लेकिन वहां के जो लोग होते हैं, वो जो वहां पे जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं उस पॉइंट पे, उनको कहते हैं कि ये जो है जो आपका इस्लाम है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। असल में ये जो बुक है ये 2 लोगों की स्टोरी है। वो अपना जो जिसको आप कहते हैं ना मैजिक रियलिज्म के ऊपर स्टोरी है ये इनकी, ये बुक जो है मैजिक रियलिज्म के ऊपर है। तो उसमें 2 लोग होते हैं, वो जो प्लेन क्रैश होता है उससे बच जाते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर ये स्टोरी है और उसमें थोड़ा सा मैजिक वगैरह उसको दिखाया गया, मतलब थोड़ा सा उसको जिसको हम कहते हैं ना थोड़ा मसालेदार बनाने के लिए उसमें मैजिक वाली थोड़ी ऐसी बातें की हुई है। अब होता क्या है कि ये और वो जो दोनों लोग थे वो उसमें दिखाया गया कि वो दोनों जो है वो मुस्लिम होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ईरान के लोग अपने स्पिरिचुअल लीडर के पास जाते हैं तो उनको कहते हैं कि इसमें जो आपका जो वो यूज किया गया है, इसका जो कवर पेज यूज किया गया है उसमें आपका सिंबल है और ये इस्लाम जो है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके ऊपर जो ईरान क्या करता है कि इनके ऊपर जो है उस टाइम पे $30 लाख का 3 मिलियन डॉलर और $2.8 मिलियन के आसपास होता है, तो 3 मिलियन मान के चलो तो वो बन जाता है आपका $30 लाख, ठीक है। तो इतने का इनके ऊपर इनाम लगा दिया जाता है कि जो इस इंसान को मारेगा तो उसको जो है इतना इनाम जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या करते हैं कि ये और बाकी देशों में भी इनकी जो बुक्स होती हैं वो धीरे धीरे बैन होना शुरू हो जाती है। उसी साल ही बैन होती हैं, जिस साल ये बुक लेते हैं ना 1988 में बैन होनी शुरू हो जाती है। इनफैक्ट यूरोपियन कंट्रीज जो खुद को काफी ज्यादा लिबरल मानती हैं या फिर खुद को जो है धर्म से बहुत सेकुलर मानती हैं, खुद को धर्म से बहुत अलग रख के देखती हैं, वहां पे भी जो इनकी बुक्स जो है वहां पे भी इनको बैन करवा दिया जाता है। तो यूके में इनकी बुक बैन हो जाती है। देन अफ्रीका के बहुत से देश हैं जैसे सूडान हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, वहां पे भी इनकी जो बुक होती है वो बैन कर दी जाती है। इंडिया में भी उनकी बुक जो है वो बैन कर दी गई थी, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये बुक जो है सेपनिक वर्सेस जो है इंडिया में बैन है या नहीं है, ठीक है। तो उसको इंडिया में बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट, अब होता क्या है कि ये जब इनकी बुक जो है वो बैन हो जाती है तब ये चले जाते हैं असाइलम ले लेते हैं वहां पे अमेरिका में, और उसके बाद ये क्या करते हैं कि अपना नाम चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपना नाम ये बदल लेते हैं। लेकिन मतलब इनके साथ जो जब भी जाते थे बहुत सी सिक्योरिटी इनके साथ होती थी, तब इनको थोड़ा सा फील होने लग गया कि मतलब इतनी सिक्योरिटी के साथ बंदा ना घुटन सी महसूस करने लग जाता है।
तो इनको वो घुटन महसूस होने लगी, तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि अपना नाम बदलने की कोशिश की, लेकिन वो इतने जो है इतना इनके लिए फायदेमंद नहीं रहा। दूसरा, इनके ऊपर ये जो अटैक है ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत बार जो इनके ऊपर जो है अटैक हो चुके हैं, लेकिन ये फतवा जारी किया गया था इनके ऊपर 1988 में। हाँ 88 में। 1998 में जाके क्या होता है, वो जो सरकार होती है वहां पे जो स्पिरिचुअल लीडर ने ये फतवा जारी किया था। अब दूसरा हम बात करेंगे फिलहाल गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट ऑफ ईरान थी वो धीरे धीरे खुद को इस फतवे से दूर कर लेती है, मतलब वो कह देती है कि ये जो फतवा है इनके ऊपर से वो हटा देना चाहिए, ठीक है। तो वो 1988 में वो जो फतवा होता है वो इनके ऊपर से हटा दिया जाता है, लेकिन 2012 में क्या होता है, दोबारा से इनके ऊपर जो है इनाम रख दिया जाता है, ठीक है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये जो है इनके ऊपर बहुत से हमले होते रहे हैं, क्या कहते हैं, पिछले इससे पहले भी बहुत इन पे हमले हुए हैं। तो 2012 में जो इनके ऊपर दोबारा से ये जो है ये लगा दिया जाता है, फतवा जारी कर दिया जाता है कि जो इनका क्या कहते हैं, जो इनकी डेथ कॉज करेगा उसको जो है इतना अमाउंट ऑफ रुपीज में उनको इनाम मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली इनके ऊपर जो अटैक कर दिया गया, दोबारा से इनके ऊपर अटैक हुआ है। 24 साल का लड़का है, हादी मंतर उसका नाम है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये जो इतना लिखा हुआ है ना, सिर्फ ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनका नाम याद रखना, सलमान रश्दी, इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है इनके पास जो सिटीजनशिप है वो ब्रिटेन की है, और क्या कहते हैं, ये असाइलम में रह रहे हैं यूएसए में, ठीक है। यूएसए, ब्रिटेन और इंडियन ओरिजिन, ठीक है। 3 चीजें ये याद रखनी है। दूसरा ये याद रखना है कि कौन सी बुक की वजह से फतवा जारी किया गया था, तो बुक का नाम था सेटनिक वर्सेस। कौन से ईयर में आई थी, 1988। कौन सी बुक के लिए बुकर प्राइज मिला था, वो थी मिडनाइट चिल्ड्रन। कौन से ईयर में आई थी, 1981, ठीक है। ईयर एज सच इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट बुक के नाम है, ठीक है। तो बुक के नाम जो है उनको याद रखना। ये वाला करंट अफेयर यहीं तक था। अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है डोलो 650 के ऊपर, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि 1000 करोड़ का जो ब्राइबरी केस है वो लगाया गया है डोलो 650 के ऊपर, ठीक है। ये ब्राइबरी केस क्या है, तो आज की जो ये वाला जो करंट अफेयर होगा वो उसी के बारे में होगा। तो एक ये एनजीओ है, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया है कि पीआईएल जो है वो फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। वहां पे उन्होंने ये इल्जाम लगाया है डोलो 650 के ऊपर कि इन्होंने क्या किया है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनको फ्रीबीज बहुत ज्यादा बांटी है। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए तक की जो फ्रीबीज होती है ना, फ्रीबीज होती हैं जैसे कि ये जो कंपनीज होती हैं ये डॉक्टर्स को जो है पैकेजेस देती हैं, जैसे इनको और इनकी फैमिली के लिए फॉरेन का पैकेज जो होता है वो ये स्पॉन्सर कर देते हैं, मतलब पूरी फैमिली के साथ जो पैकेज होता है वो स्पॉन्सर कर देते हैं कि आपका बाहर आने जाने का जो सारा खर्चा होगा जो ये जो कंपनी होगी ये उठाएगी, वहां पे रहने का जो खर्चा होगा वो ये कंपनी उठाएगी, वहां पे आप जो भी शॉपिंग वगैरह करते हो या फिर आप जो वहां पे आपका रहने का जो खर्चा है वो सारा जो होगा ये कंपनी उठाएगी। तो ये सब आ जाता है आपका फ्रीबीज के अंदर। तो ये क्या करते हैं, जो प्राइवेट ये जो कंपनीज होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती हैं, ये जो डॉक्टर्स होते हैं इनको ये फ्रीबीज जो होती हैं वो प्रोवाइड करवाती हैं। तो यही इल्जाम लगाया एनजीओ ने, ये वाला जो एनजीओ है इन्होंने डोलो 650 के ऊपर। उनका कहना है कि जब कोविड-19 चल रहा था तो आपने देखा होगा कि जो सभी डॉक्टर्स जो थे वो डोलो 650 को प्रेफर कर रहे थे, ठीक है। तो यही इल्जाम लगाया हुआ है कि ये डोलो 650 ने क्या किया, ब्राइबरी दी है सभी डॉक्टर्स को कि आप जो है हमारी ये जो टैबलेट है डोलो 650 इसको प्रमोट करो, आप लोगों को बोलो कि आप लोग ये वाली जो टैबलेट है ये खाओ और आप उससे ठीक हो जाओगे, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा डोलो 650 के बारे में। इसमें 650 मिलीग्राम्स ऑफ पैरासीटामोल होती है, ठीक है। और ये जो डोलो 650 होता है उसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है एंटीपायरेटिक जिससे क्या होता है कि आपका जो फीवर होता है वो कम होता है, ठीक है। दूसरा होता है इसमें एनाल्जेसिक, इससे क्या होता है कि आपका जो पेन होता है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। तो 2 चीजें होती हैं आपकी डोलो 650 में। उसके अलावा एक और आती है क्रोसिन जिसको आप कहते हो, उसमें 500 मिलीग्राम्स ऑफ पैरासीटामोल होती है, ठीक है। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, 2 तरीके से वो फायदा कमा रहे थे। एक तो डॉक्टर्स को जो फ्रीबीज बांट के, तो डॉक्टर्स जो थे इनकी ये जो डोलो 650 थी इसको प्रेफर कर रहे थे, ठीक है, इसको दे रहे थे लोगों को। दूसरा फायदा वो किस तरीके से कमा रहे थे कि जो सरकार है ना उसने 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल जो है ना उसका जो प्राइस है ना उसको रेगुलेट किया हुआ है। उसका मान लो प्राइस मान के चलते हैं कि अगर कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अगर वो 500 मिलीग्राम तक की
ये जो पैरासीटामोल है उसको प्रोड्यूस करती है, तो उसको मान लेते हैं हम फिलहाल के लिए कि उसको वो 12 रुपए पे बेचेगी, ठीक है। अब ये जो रेट है ना, ये 12 रुपए से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, ये 12 रुपए का ही उनको बेचना पड़ेगा। लेकिन अब ये जो कंपनीज होती है ना, लूपहोल्स ढूंढती हैं, इनको पता था कि 500 मिलीग्राम तक का जो टैबलेट है या उसका जो पूरा जो वो है, जो भी उसको पत्ता जो भी होता है वो पूरा, कि उसकी जो कीमत है वो 12 रुपए फिक्स की हुई है। तो इन्होंने क्या किया, ये 500 मिलीग्राम की जगह इन्होंने 650 मिलीग्राम यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई भी रेगुलेशन नहीं है, 650 मिलीग्राम के ऊपर कोई भी रेगुलेशन नहीं है। ये क्या करने लगे, जब ये जो इस जो आपकी कोविड की वेव आई, जब सेकंड वेव, थर्ड वेव आई या फर्स्ट वेव आई, 650 वाला पत्ता था, इन्होंने ये क्या किया, मतलब दोनों 650 ने क्या किया, अपना ये जो था मार्केट प्राइस है इसको ऊपर में बेचने लगे, ठीक है। यहां पे मार्केट प्राइस अगर 500 मिलीग्राम तक का पैरासीटामोल है, उसका जो मार्केट प्राइस होगा वो फिक्स करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ने फिक्स किया 12, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसके बारे में कोई बात नहीं की हुई है कि अगर 500 ml से 500 मिलीग्राम से ज्यादा है तब उसके बाद जो है उसका जो प्राइस होगा वो किस तरीके से फिक्स होगा। तो उसका जो ये जो प्राइस होता था वो ये कंपनी खुद फिक्स करती थी, ठीक है, अपनी मर्जी से प्राइस जो होता था वो फिक्स कर देती थी। हर पत्ते के पीछे 2 या 3 रुपए एक्स्ट्रा करके दे देती होगी, मे बी 3 या 5 रुपए एक्स्ट्रा कर देती होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका प्राइस देख लेना, आप चेक कर लेना कि कितना है। इसका 12 है, ठीक है, 12 या 13 होगा, इसका जितना भी होगा इसका आप देख सकते हो घर में, अगर आपके पड़ी होगी तो चेक कर लेना इसका प्राइस कितना है, ठीक है। तो वो जो उसका मार्केट प्राइस है ये उन्होंने अपनी मर्जी से खुद से बढ़ा के पेश किया। उसके अलावा डॉक्टर्स को जो है फ्रीबीज दे दी, और जिस वजह से क्या हुआ कि इनकी जो है क्या कहते हैं, उसके अलावा इसको प्रिस्क्राइब करने का एक रीजन और था कि ये थी ना क्रोसिन, उस टाइम पे मिल नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन थी वो कम थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इधर इनको फ्रीबीज दे दी, दूसरी साइड अपनी जो प्रोडक्शन थी उसको बढ़ा दिया, तीसरी साइड क्या किया कि ये जो था मार्केट प्राइस से ज्यादा पे बेचने लग गई, ठीक है। मार्केट प्राइस ही खुद सेट करने लग गई, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ कि इनको बहुत ज्यादा फायदा हो गया। फायदा किस तरीके से हुआ वो देखते हैं। इनका रेवेन्यू जो होता था 2020 से पहले, अगर मान लो इनका रेवेन्यू होता था 100%, ठीक है, या 100 करोड़ मान के चलो, 100 करोड़ मान लेते हैं, ठीक है, इतना इनका रेवेन्यू होता था, मतलब सब कुछ कर करा के इतने का उनको मुनाफा हो जाता था 100 करोड़ तक का, ठीक है। जब इसकी फर्स्ट वेव आई ना, कोविड की फर्स्ट वेव आई 2020 के आसपास, उनका जो रेवेन्यू बढ़ के ना 138% हो गया, ठीक है, 140 लगा लो, 140 हो गया, ठीक है। मतलब अब इनको 140 करोड़ का फायदा होने लगा। लेकिन सेकंड वेव तक आते आते इनको जो गेम थी वो समझ आ चुकी थी, ठीक है, ये गेम समझ चुके थे। सेकंड वेव तक आते आते जो इनका जो ये था रेवेन्यू था 289% बढ़ गया, ऑलमोस्ट 300% लगा लो, ठीक है। तो ये जो 100 करोड़ का मुनाफा कमाने वाली कंपनी जो है सेकंड वेव तक आते आते 300 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रही थी, ठीक है। ये हम सिर्फ रफ फिगर खुद से एक फिगर बना के उस तरीके से चल रहे हैं। हाँ, जो ये वाली परसेंटेज है ना, ये एग्जैक्ट फिगर है कि इतना जो था उसके रेवेन्यू में इतना इंक्रीज आ गया। अगर पहले 100% हुआ करता था तो फर्स्ट वेव में जो उसका रेवेन्यू था 138% हो गया, सेकंड वेव में उसका जो रेवेन्यू था 289% चला गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3 गुना 300% जो था उसका रेवेन्यू वो बढ़ गया, ठीक है। तो यही जो था आपकी यही कंट्रोवर्सी है, ठीक है, डोलो 650 की कि 100 करोड़ का ब्राइबरी केस का जो कंट्रोवर्सी है इनके ऊपर, तो ये काफी टाइम से चल रही थी, ठीक है, और हमें इसको डिस्कस करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज फाइनली हमने इसको डिस्कस कर लिया है। और आज की जो आज हमने 4 क्लासेस जो है 4 जो करंट अफेयर्स है वो आज की क्लास में हमने कवर किए हैं। इसी तरीके से और जो करंट अफेयर्स होंगे ना, जो इतने क्या कहते हैं, जिसको आप कह सकते हो कि जिसको इतनी डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं होगी, या जिनसे इतने सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बन सकते, ठीक है। जैसे आज की क्लास थी, आज की क्लास में हमने देखा कि जो सलमान रश्दी वाला था उससे जो है आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या फिर जीएसटी वाला पार्ट था उससे क्वेश्चन आ सकता है। जो ये वाले जो इस तरीके की जो न्यूज होती है ना, ये आपके लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं होती। अब यहां से आपको जो सवाल आ सकता है ना वो यहां से आ सकता है, ठीक है, कि एंटीपायरेटिक किस चीज का काम करते हैं, फीवर रिड्यूसिंग का काम करते हैं, पेन रिड्यूसिंग का काम करते हैं, ठीक है, या फिर कोल्ड के लिए यूज किया जाता है उनको, या फिर किसी और चीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे,
और पूछ लेंगे कि एंटीपायरेटिक जो होते हैं किस लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल आता है। उसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है, डोलो 650 किसमें है, न्यूज में है ना, आपसे ये पूछा जा सकता है कि डोलो 650 में 650 क्या डिनोट करता है, ठीक है। तो 650 डिनोट्स 650 मिलीग्राम ऑफ पीसीएम, ठीक है, पैरासीटामोल। नेक्स्ट, डोलो 650 किससे मिलके बना हुआ है, ठीक है, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेस्टिक, ठीक है। तो इससे मिलके जो है आपका ये बना हुआ है GESIC है, ठीक है, एनाल्जेसिक, ठीक है, पेन रिड्यूसिंग के काम आता है ये, ठीक है। तो ये जो ऐसे वाले जो करंट अफेयर्स होंगे ना, जिनको स्पेशली पीपीटी पे समझाने की जरूरत नहीं होगी, वो हम इकट्ठे करके हफ्ते में कोशिश किया करेंगे, हफ्ते में 2 क्लासेस की, अदरवाइज एक क्लास तो हफ्ते में जो है 3-4 करंट अफेयर्स की वो एक साथ लगा लिया करेंगे, ताकि आपके एग्जाम आने तक जो आपका जो पिछला पेंडिंग जो करंट अफेयर्स पढ़े हुए हैं ना बहुत सारे, तो वो सारे एग्जाम आने तक वो जो है वो भी कवर हो जाए, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे, कोशिश करेंगे मे बी नेक्स्ट संडे इस तरीके की क्लास रख लें, या फिर इन बिटवीन भी हम वो जो क्लास है इस तरीके की रख लेंगे, ठीक है। 4-5 जो करंट अफेयर्स होंगे वो एक साथ करके आपको एक क्लास में हम प्रोवाइड करवा देंगे। इसके जो नोट्स है वो आपको एक साथ मिल जाएंगे, वो जब फाइनल में हम जो वो बनाते होते हैं, हमारी जो करंट अफेयर की जो मैगजीन होती है उसके साथ आपको जो है जो इसके नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।